बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम बात करने लगे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की। इसी चैप्टर के एंड पे जाके हम मार्केटिंग को भी देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के पीस क्या होते हैं। बट स्टार्ट जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। सो इस चैप्टर में क्या होगा, कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मे बी स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल। फिर इसी तरह बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वर्चुअल, हॉलो स्ट्रक्चर एंड मॉडुलर स्ट्रक्चर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। फिर कहता है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसेप्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप क्या है, सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं, स्केलर चेन किसे कहते हैं, टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, ऑफशोरिंग किसे कहते हैं, एंड शेयर्ड सर्विसेज अप्रोच क्या है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लेवल देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर डिस्क्राइब द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द मेन डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस में बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, प्रोडक्शन, सुपरविजन, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस। तो इनके क्या क्या रोल्स होते हैं। और आखिर में हमने कहा कि इसमें क्या होगा, मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स क्या है, और रिलेशनशिप ऑफ मार्केटिंग प्लान टू द स्ट्रेटेजिक प्लान। सो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस चैप्टर के एंड पे जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो इन सारी बातों का आपको अगर पता होगा तो इसका मतलब आपका चैप्टर तैयार हो चुका है। अच्छा जी, कहता है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, मिन्सबर्ग बिल्डिंग ब्लॉक एंड द मार्केटिंग मिक्स और ऑल्सो डिस्कस्ड इन SBL एग्जामिनेशन, जो कि हमारा प्रोफेशनल लेवल का फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर्स। फिर उसके बाद एंथोनी ट्रायंगल, वो हमने PM के पेपर में भी पढ़ेंगे, इसके स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल क्या होता है। इवन आपने FME के पेपर में भी थ्योरेटिकल पढ़ा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Organizational structure is concerned with the way in which work is divided up and allocated। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि किस तरह से हम काम को डिवाइड करते हैं और एलोकेट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर बताता है कि उसके अंदर जो लोग हैं उनकी रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, उनके एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज ओवर टाइम एज द कंपनी ग्रोस। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। कहता है टिपिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज वुड बी एज फॉलोज। कहता है टिपिकली क्या होगा, सबसे पहले जो आपका एंटरप्रीनोरियल स्ट्रक्चर होगा, जो क्या होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है। जो किसके लिए होगा, स्मॉल बिजनेसेस के लिए होगा। और वो बिजनेस जो अर्ली स्टेज के ऊपर होंगे, वहाँ पे मैनेज कौन कर रहा होगा, ओनर मैनेज कर रहा होगा।
ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ड अराउंड ओनर्स, एंड ओनर इज द मैनेजर and is typically of small businesses and for those businesses that are in the early stage of their development. So कहते it is also found where the entrepreneurial has specialist knowledge of the product or services that the organization offer. Normally देखो, अगर किसी आपके पास कोई स्किल है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके अराउंड होगा। हर डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ आप कर रहे होंगे, और आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्किल होगी, कोई नॉलेज होगा, कोई प्रोडक्ट ऐसी आपने बनाई होगी जिसकी वजह से आप सब कुछ कर रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एंटरप्रेन्योर है और उसके नीचे कौन है? एम्प्लॉयज़ है। सो इसका एडवांटेज क्या होगा? फास्ट डिसीजन मेकिंग, more responsive to market, no need to discuss, no need to have एक पूरी कमांड, एक लाइन चेन कोई नहीं होगी। गोल कॉन्ग्रेंस, गोल कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होंगे। गुड कंट्रोल, क्लोज बॉन्ड टू वर्कफोर्स, दीज आर एडवांटेजेस ऑफ entrepreneurial structure. Then there are some disadvantages as well. So lack of career structure. So जो employees होंगे उनमें कोई growth नज़र नहीं आ रही होगी। They are dependent on the owner skills, owner, क्योंकि ability सारी owner की है, decision making owner की है, तो owner focused structure होगा। Dependent on the capabilities of the manager or owner, cannot cope with diversification or growth. ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर से ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी। डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ के साथ ये स्ट्रक्चर नहीं चल सकता। देखो, देयर इज ओनली वन पर्सन मेकिंग डिसीजंस। As soon as element of market alters, the entrepreneur should recognize it and act quickly. A lack of chain of command, जिस तरह मैंने कहा था, and small size organization mean that the entrepreneur has control over the workforce and all decision within the organization, leading to better goal congruence. This type of structure is usually suited to small companies where due to size there is no career path for the employees. If the organization grow, one person will not be able to cope with the increased volume of decisions. So this is the first structure which we have discussed. So let's move on to the second structure, which is functional structure or departmental structure. Functional or departmental structure. In functional organizations, group together employees that undertake similar tasks into departments. Like अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जिसने यहाँ पे वी ऑल्सो हैव डायग्राम, देखो इसमें क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट विच इज़ एचआर डिपार्टमेंट। अब ये जो डिपार्टमेंटल या फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मार्केटिंग वाले क्या हैं? ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही टास्क कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसके लिए होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करके एंटरप्रेन्योरियल से ऊपर आती हैं, वो किस में आ जाएंगी? वो फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टुगेदर एम्प्लॉयज दैट अंडरटेक सिमिलर टास्क। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव outgrown the entrepreneurial structure. It is most appropriate for small organization which have relatively few products. ये किन के लिए है? उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके पास थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं और लोकेशंस, एंड विच एग्जिस्ट इन relatively stable environment. तो फंक्शनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर आर सुटेबल in stable environment and for those companies that have relatively few locations and few products. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन या डिपार्टमेंट क्या है? फंक्शन जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं? सेम एक्टिविटी, सिमिलर टास्क, एक जैसे काम कर रहे हैं, तो हम उसको डिपार्टमेंट्स में
डिवाइड कर देते हैं। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक तरह का कि जब आप काम करते हैं तो क्या होता है, आपकी कॉस्ट कम आ रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है, एक ही जगह काम हो रहा है तो स्टैंडर्ड एक ही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, एक ही स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है। स्पेशलिस्ट मोर कंफर्टेबल, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब देखो जो उधर उधर जो डिसएडवांटेजेस थे, वहाँ पे अगर कोई स्पेशलिस्ट था एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में, तो वो क्या था, वो नीचे ही रह जाता, क्योंकि हर डिसीजन मेकिंग ऊपर हो रही थी। तो वहाँ पे अगर वो स्पेशलिस्ट है तो वो स्ट्रक्चर में बेहतर रहेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर मच बेटर देन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज क्या है, एम्पायर बिल्डिंग, स्लो, conflict between departments or functions, cannot cope with diversification, मतलब still there are limitations. So this means that we need some new structure जिसमें ये deficiencies ना हो। यहाँ पे आप देखो एम्पायर बिल्डिंग का क्या मतलब है। हर जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका डिपार्टमेंट है। So manager of the function may try to make decision to increase their own power or just in the best interest of their function rather than working in the best interest of the company overall. This lead to empire building and conflict between the functions. This is the disadvantage. Due to longer chain of command, decisions will be made more slowly. जब एक बंदा था डिसीजन लेना था, ओनर था, उसने क्विकली डिसीजन लिया। व्हेन वी हैव डिवीजन्स, चेन ऑफ कमांड ज़्यादा हुई, डिसीजन मेकिंग could be slower. This style of structure is not suited for organization which is rapidly growing and diversifying. So we have another structure which is divisional or product structure. डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम डिवीजन्स बनाएंगे। पहले हमने क्या बनाया था, डिपार्टमेंट्स बनाए थे। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, डिवीजन्स बना रहे हैं। और डिवीजन कैसे होगा, बाय प्रोडक्ट, सर्विस और रीजन्स। हम बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, बाय रीजन भी बना सकते हैं, या जो हम सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस के मुताबिक, या इवन बाय कस्टमर्स भी बना सकते हैं। ठीक है। सो हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। अब ये बात क्या हुई, मतलब हर डिवीजन के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, हर डिवीजन के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ईच डिवीजन एक्ट्स लाइक अ मिनी कंपनी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब है तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, उसके अंदर हमने छोटी 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 कंपनीज बनाई हुई है, और वो हर चीज़, वो एक प्रोडक्ट है तो उसी को सारे को लेके चल रहे हैं। उसकी मार्केटिंग, प्लानिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ का अपना डिपार्टमेंट होगा। तो हर डिवीजन में, और पहले हमने डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया, द कंपनी इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, रीजन्स, और ईच डिवीजन हैव its own functions. Each division have its own function, means function का मतलब its own departments. ठीक है। और each division वो किस पे फोकस करेगा, वो अपनी प्रोडक्ट पे या अपनी मार्केट पे, अपने एरिया पे फोकस करेगा। उसके पास क्या होगा, तमाम रिसोर्सेज होंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस स्ट्रक्चर का, वो क्या है, डुप्लीकेशन। मतलब अब यहाँ पे
प्रोडक्ट ए की मार्केट अलहदा है, प्रोडक्ट ए की टीम अलहदा है, प्रोडक्ट बी की अलहदा है, प्रोडक्ट सी की अलहदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कॉस्ट है, इसे एक तो डुप्लीकेशन हो जाएगी और डुप्लीकेशन होने से हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर देखें इसको भी हम पढ़ लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर अकर्स वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्लिट इनटू सेवरल डिवीजन्स, ईच वन autonomously overseeing a product, a geographical section और इवन बाय कस्टमर्स कि जी ऑनलाइन कस्टमर्स वाले और ऑफलाइन अलहदा हैं। ईच डिवीजन इज लाइकली टू हैव अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कहते हैं डिवीजन्स आर लाइकली टू बी रन एज अ प्रॉफिट सेंटर with their own revenues, expenditure, and capital investment. Each division is separately identifiable part of overall organization, which is often referred to strategic business unit. हर डिवीजन क्या होगा, उसका अलहदा रेवेन्यू, अलहदा एक्सपेंस, अलहदा सब कुछ होगा। उसको हमें एक अलहदा, मैंने कहा था ना, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटी छोटी कंपनीज शामिल हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को डिविजनल स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये डिवीजन है, फिर इसके अंदर आगे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये ग्रोथ जब हो रही हो उसके लिए है। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट या डिवीजन, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ट्रेनिंग ऑफ जनरल मैनेजर इजीली अडॉप्टेड फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन, टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्योंकि हर डिवीजन खुद चल रहा है तो वो स्ट्रेटेजिक टॉप मैनेजमेंट जो है वो बाकी कामों में इन्वॉल्व नहीं होगी। वो किस में देख रही होगी, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैटर को देख रही होगी। पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ गोल कांग्रेस, मतलब हर अपना डिवीजन अपने आप के प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। डुप्लीकेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। स्पेशलिस्ट में फील आइसोलेटेड। एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कॉस्ट कैन बी अ प्रॉब्लम। कुछ कॉस्ट ऐसी भी हो सकती है, कोई चीज़ जो आप सेंट्रल होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन की होगी, जब हम वो डिविजन्स पे डिवाइड करेंगे तो उसकी एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट माइट बी अ कम्प्लेक्स थिंग टू डू। सो इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो अब देखो, ये भी कहता है सिमिलर ही है कि इसके डिविजनल स्ट्रक्चर के, बट इन्वॉल्व ईच डिवीजन कवरिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन। वहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। ये देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिवीजन, डिवीजन के अंदर फंक्शन। हर डिवीजन जो होगा वो एरिया वाइज होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, जियोग्राफिकल। वही सारा कुछ है। तो कहते हैं देखो, एक होती है प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन और दूसरी कौन सी होती है, जियोग्राफिकल। मतलब प्रोडक्ट वाइज भी हम स्प्लिट कर सकते हैं और एरिया वाइज भी कर सकते हैं। कहते हैं प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन इज जनरली प्रेफर्ड ओवर जियोग्राफिकल डिविजनलाइजेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली कम्प्लेक्स। अगर तो आपकी कम्प्लेक्स है, कोई आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, कोई गाड़ी बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन को प्रेफर किया जाएगा। एंड रिक्वायर हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, स्किल ऑपरेटर्स, द कार इंडस्ट्री। वहाँ पे हम जोग्राफिकल नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन करेंगे। अच्छा जी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है कंबाइंस बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। और जो एम्प्लॉय होगा उसको रिपोर्ट करना होगा दोनों को। ठीक है, अपने फंक्शन को भी और डिवीजन को भी। डिवीजन में हो सकता है आपकी जो प्रोडक्ट का मैनेजर है उसको भी, और जो फंक्शन है उसके मैनेजर को भी
आपने दोनों को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज which combines both functional and divisional structure, and employees are required to report two managers, one of their function and one of their product. डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं ना, या जो उनका प्रोजेक्ट है उसके जो भी मैनेजर होगा उसको भी रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। The matrix required dual reporting to two different managers. For example, looking at the diagram of an employee manufacturing product A would have to report to the manager of the production department. अब देखो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसको भी रिपोर्ट कर रहा है, एंड द मैनेजर इन चार्ज ऑफ प्रोडक्ट ए, जो इंचार्ज है उसको भी वो कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहेंगे। द एम ऑफ complex या matrix structure. Matrix structure is a complex structure. The aim of matrix structure is to combine the benefit of both the divisional and functional. तो जो भी divisional के benefit हैं हम उस division भी बना लेते हैं और साथ function भी बना लेते हैं। तो इसके advantages दोनों आएंगे, advantages of both functional and divisional, flexibility, customer orientation होती है, oriented होते हैं, encourage teamwork and exchange of opinion and expertise। क्योंकि आप देखो आप दोनों के बेनिफिट ले रहे हैं, आप कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग भी हो रही है क्रॉस डिपार्टमेंट्स। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूल कमांड, कन्फ्लिक्ट, डिल्यूशन ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी, टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स, हायर एडमिन कॉस्ट। अब यही एडवांटेजेस डिसएडवांटेज की आपने रीड कर लेना है। तो चलते हैं जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 के ऊपर। क्या कहता है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। हमने कहा था डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है ना कि फंक्शनल में। तो दिस स्टेटमेंट इज false. This is not true. The matrix structure will enable rapid decision making within the organization. No, rapid decision making तो कहाँ पे होती है, वो हमने कहा था entrepreneurial structure में होती है। तो matrix structure नॉर्मली दे आर टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पे हमने कहा था कि दो लोगों को आपने दो मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो जब दो लोगों को आप रिपोर्ट कर रहे होंगे दैट लीड टू स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉट रैपिड, जल्दी नहीं होगा। सो विच वन इज करेक्ट, नाइदर। नेक्स्ट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। क्या कहते हैं जी 2 में, कहता है MPLC is a large company that operates in company G. It manufactures several different products, each of which is highly complex and extremely specialized. देखो पॉइंट्स आपने देखने हैं, स्पेशलाइज्ड है। Its sales have grown significantly over the last several years, with each of its product producing a roughly equal amount of M overall revenue. What organizational structure is most likely to appropriate for M?
तो सबसे पहले देखें, एग्ज़ाम में भी जब आप बैठे हों तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसका मतलब जो MPLC है वो ग्रो कर रही है, वो सिंगल ओनर नहीं है, तो वो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट, एलिमिनेट। नंबर 2, कि एक ही जगह पे काम कर रही है तो ज्योग्राफिकल भी नहीं हो सकता। सो वी हैव लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, फंक्शनल और डिविजनल। तो हमने कहा था कि जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो तो फिर हमें कौन सा बनाना चाहिए, प्रोडक्ट डिविजनलाइज तो करना चाहिए बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। सो इसका मतलब कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं जी, बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, कहते हैं दे आर अनस्ट्रक्चर्ड डिजाइन that is not constrained by having a chain of command or formal departments, with the focus instant being on flexibility. कहता है ये ज़्यादा फ्लैक्सीबल अप्रोच है बाउंड्री लेस, और इसके अंदर लैक ऑफ क्या है, चेन ऑफ कमांड, फॉर्मल डिपार्टमेंट्स नहीं होते, बट हम फ्लैक्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में देर आर डिफरेंट टाइप्स, 3 हैं, हॉलो, वर्चुअल एंड मॉडुलर। तो हमें तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। हॉलो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? हॉलो ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कोर प्रोसेस जो है वो इन हाउस करती हैं, और जो नॉन कोर होगा उसको वो क्या कर देंगी, आउटसोर्स कर देंगी। मतलब वो अपने फंक्शंस को स्प्लिट करती हैं 2 चीज़ों में, डिवाइड करती हैं 2 चीज़ों में। ये कहते हैं ये कोर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, वो क्या करेंगे, हम खुद करेंगे। जैसा देखें, एक कॉलेज है, उसका मेन काम क्या है, टीचिंग, तो क्या कहेगा, टीचिंग मैं खुद करूँगा। हाँ ठीक है, मार्केटिंग में मैंने मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मार्केटिंग कौन करेगा, मार्केटिंग में आउटसोर्स कर दूंगा जी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं आउटसोर्स कर दूंगा। डिज़ाइन कौन करेगा जी, मैं वो आउटसोर्स कर दूंगा। ठीक है, अब इसी तरह बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, अभी उनके पास इतने ज़्यादा स्किल्स नहीं होती या उनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, वो कहते हैं अकाउंटिंग जो है ना, हमने बुक कीपिंग आउटसोर्स कर दी है, टैक्स आउटसोर्स कर दी है। So whole organizations split their functions into core and non-core activities. ठीक है, anything which is classified as non-core is outsource. आउटसोर्सिंग क्या है, आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना काम दे दें, स्पेशलिस्ट को नॉर्मली हम दे देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। ठीक है जी। दूसरी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम, जो हमारी कोर टीम है वो नॉर्मली कैसे काम कर रही होती है, रिमोटली काम कर रही है, हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ यूजिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें नॉर्मली जो काम हो रहा होता है वो ऑनलाइन हो रहा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल ऑफिस भी नहीं होता। जिस तरह इसकी एग्जांपल आप ले लें, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, तो वो कहीं पे फिजिकली तो नहीं है, बट वो क्या है, वो एक ऐप है, वो वहाँ पे लोग आते हैं, जिसे सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो भी आ रहा है, जिसके पास स्किल होती है, सर्विस जो प्रोवाइडर है वो भी आ रहा है, और वो उस प्लेटफॉर्म पे आके दोनों मिलते हैं, और वो अपने घर पे काम कर रहा है और वो
कंपनी अपना कमीशन ले रही है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। जो कंपनी अपना कमीशन ले रही है वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। कहते हैं दिस अकर वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स मैनी ऑफ इट्स फंक्शन टू other organization and simply exist as a network of the contracts with very few if any function being kept in house। जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल क्या ली, अपवर्क, वो क्या है? फ्रीलांस का प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे लोग आएंगे, वो लोगों को, फ्रीलांसर्स को, और जो भी जिसको सर्विस चाहिए दुनिया में वो उन सबको इकट्ठा कर रहा है। तो वो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अपने कोई फंक्शंस नहीं है, उसने अपने कोई डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए हुए। क्या कहते हैं, देखिए, many internet retailers could be seen as virtual companies। Their products are bought in from manufacturer, sales are delivered to customer by third party couriers, and even their website may be maintained and hosted by external IT services। So this is typically only a small central office within a virtual business which coordinate all of these different third parties and ensure that their customer need are therefore met। कहता है बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सप्लायर कोई और है, बनाने वाला कोई और है, कस्टमर और है, बीच में आप होते हैं और वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे। नेक्स्ट इज मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होंगी? जो नॉर्मली असम्बल करती हैं प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट सप्लायर से लेके उसको असम्बल करके मार्केट में सेल कर देती, फाइनल प्रोडक्ट बना लेती। जिस तरह इसकी एग्जांपल क्या है, डेल। मदरबोर्ड कोई और बना रहा है, कोई दूसरा पार्ट कोई और बना रहा है, वो उसे क्या करेगा, असम्बल करेगा। ईच कंपोनेंट इज प्रोड्यूस बाय अ सप्लायर। कंपनी क्या करेगी, उनको इंटीग्रेट करेगी और फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देगी। हार्ड ड्राइव को कोई और बना रहा है, प्रोसेसर कोई और बना रहा है, स्क्रीन कोई और बना रहा है, और उन्हें असम्बल करके कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स बना दिए जाएंगे। ठीक है, इधर से भी देख लेते हैं क्या कहता है। These are example of boundaryless manufacturing companies। Rather than simply making their own product, they break the manufacturing process down to modules or component। Each component can then be made by the company or outsourced to an external supplier। For example, a mobile phone manufacturer may pay external manufacturer to make some of key components। मतलब कोई प्रोसेसर बना रहा है, कोई स्क्रीन बना रहा है, कोई बैटरी बना रहा है, और उस सबको आपने लिया, अपने पास असम्बल किया, आपने कहा जी ये लो जी आईफोन 16 प्रो मैक्स बन गया जी। ये क्या है, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस का की एग्जांपल है। कहते हैं इन एक्सट्रीम केसेस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट कैन बी आउटसोर्स। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सारी खुद बाहर आ रही हो, कुछ खुद बना रहे हो, ज़्यादा बाहर से हो रही हो। और अगर कोर और नॉन कोर में जाएंगे तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, उसे फिर हम हॉलो ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे कि कोर काम खुद करना है और नॉन कोर आउटसोर्स कर देना है। ठीक है जी। तो मॉडुलर क्या हो गया, assembled प्रोडक्ट यूजिंग आउटसोर्स कंपोनेंट। वर्चुअल क्या हो गया, ऑपरेट रिमोटली विद टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर्स। हॉलो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आउटसोर्स नॉन कोर फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिंट्सबर्ग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन। मिंट्सबर्ग की एक थ्योरी है, इसका नाम हेनरी मिंट्सबर्ग का नाम आप काफ़ी दफ़ा सुनेंगे। तो उसने एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक थ्योरी थी, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइनिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। कहता है ऑर्गेनाइजेशन 5 की बिल्डिंग ब्लॉक से बनती है।
ऑर्गेनाइजेशन 5 की बिल्डिंग ब्लॉक से बनती है और पहला उसने क्या है, स्ट्रेटेजिक एपिक्स। ये होता है जी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। जिसका काम क्या है, कंपनी को डायरेक्शन दिखाना, विजन क्या है कंपनी का, स्ट्रेटजी क्या है, ये किसका काम है, स्ट्रेटेजिक एपिक्स। इसमें कौन लोग होते हैं, सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं। फिर क्या जी, टेक्नोक्रेट्स। ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या कर रहा है, दैट डेवलप्स एंड enforce what processes, systems and rules within the organization। तो टेक्नोक्रेट्स का क्या काम है, द ग्रुप, ये वो लोग हैं जो डेवलप करते हैं ये, और फिर डेवलप करने के बाद उसे इन्फोर्स करते हैं, क्या प्रोसेस होगा, कैसे हमारा सिस्टम चलेगा, क्या रूल्स होंगे, ठीक है। वो वर्क फ्लो बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन पे उनका फोकस होता है, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाना, क्वालिटी कंट्रोल, ये काम किसका होगा, टेक्नो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जिस तरह आईटी या प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम्स होंगी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, तो वो क्या होगा, वो टेक्नो स्ट्रक्चर कहलाएगा। मिडल लाइन क्या है, मिडल लाइन असल में देखो ऑपरेटिंग कोर को और स्ट्रेटेजिक एपिक्स को जो चीज़ जोड़ रही है वो बीच में क्या है, मिडल लाइन, दैट लिंक्स द स्ट्रेटेजिक एपिक्स टू ऑपरेटिंग कोर। ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा इनकी बात, ट्रांसलेट करके इनको समझाएगा। मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इनको ये एक्शनेबल प्लान्स में कन्वर्ट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, विद ऑपरेशनल टीम्स, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कराना, एक्शनेबल प्लान्स बनाना, कोऑर्डिनेट करना विद ऑपरेशनल टीम्स, दिस इज द रोल ऑफ मिडल लाइन। सो व्हाट डज ऑपरेशनल कोर डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कहते हैं जी these are the employee and team directly involved in producing goods, और delivering services, अगर services का है तो आप deliver कर रहे होंगे services, और you are producing goods, perform the fundamental work, that is the reason for organization's existence, जिसके लिए भी आप बने हैं वो काम कर रहा होगा कौन, ऑपरेशनल कोर कर रहा होगा। जिस तरह इसकी एग्जांपल क्या है, फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आगे ऑपरेशनल में कौन है, मैनेजर्स हैं। सो हमने कितनी चीज़ें देख ली जी, 4 पॉइंट्स देख लिए। स्ट्रैटेजिक, टॉप लेवल मैनेजमेंट that gives the direction, vision, strategy to the organization. They are senior, most senior individuals in the organization like CEO, senior executives. टेक्नो स्ट्रक्चर्स, वो लोग जो क्या करते हैं, डेवलप एंड इन्फोर्स processes, systems and rules, and they are focusing on standardization,
how to improve the process. एंड नंबर लास्ट है सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ का क्या काम है? ये वो इंडिविजुअल्स या वो डिपार्टमेंट्स हैं जो सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज क्यों देते हैं? टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। टू सपोर्ट द मेन ऑर्गेनाइजेशन मेन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऐसे ऐसे को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट स्टाफ। तो इसी के आप देखो बुक में भी बता रहा है। स्ट्रेटेजिक एपेक्स क्या है? सीनियर लेवल हमने भी कह लिया। मिडिल मैनेजमेंट मिडिल लाइन है। ऑपरेटिंग कोर क्या है? वर्कर्स। टेक्नो input that is not part of organizational core activities, standardization, operational procedures, staff, administration support and indirect services। फिर क्या है? आइडियोलॉजी किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, कल्चर को, ठीक है, नॉर्म्स को, बिहेवियर किस तरह से वो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यार इसकी आइडियोलॉजी क्या है? सो ये आपने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। अब देखो कहते हैं मिंट्सबर्ग आर्ग्यूड दैट एनी वन ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक could dominate within the organization leading to variety of possible structures। तो मिंट्सबर्ग ने पहले तो 5 चीज़ें बताई। उसने कहा था इनमें से कोई भी डोमिनेट कर सकता है। तो उसने कहा था स्ट्रक्चर इसके ऊपर भी होगा। पहला क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर। कहता है सिंपल स्ट्रक्चर को वो स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है? स्ट्रेटेजिक एपेक्स, मतलब मेन सीनियर मैनेजमेंट जहाँ पे। और ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? नॉर्मली कहता है दिस स्ट्रक्चर इज एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। वो जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में कुछ लोग होते हैं जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय द वे ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन। Fast, flexible structure, its reliance on just a few main managers means it will struggle to handle significant growth। ठीक है, ये वही डिसएडवांटेजेस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किसके पढ़े थे? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के पढ़े थे। नंबर 2 स्ट्रक्चर इज मशीन ब्यूरोक्रेसी, मतलब टेक्नो स्ट्रक्चर डोमिनेट्स। मशीन ब्यूरोक्रेसी का क्या होगी? जहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है? टेक्नोक्रेट्स या टेक्नो स्ट्रक्चर। कहते हैं दिस स्ट्रक्चर टेंड टू अकर इन लार्ज एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। वर्क बिकम वेरी फॉर्मलाइज्ड। वहाँ पे रूल्स चाहिए, प्रोसीजर्स चाहिए, हमें चीज़ों को फॉर्मल करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइजेशन इज़ क्रूशली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वहाँ पे टेक्नो स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है। जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली फॉलो करती हैं। तो देखो हमने जब ये देख लिया ना कि स्ट्रेटेजी क्या है, टेक्नो स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमें यहाँ से इसको समझना मुश्किल नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? कहता है जी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे ऑपरेटिंग कोर डोमिनेट करे। ऑपरेटिंग कोर कौन था? जो हमारे वर्कर्स थे। कहते हैं दिस अकर इन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलाई ऑन हाईली स्किल्ड मेंबर्स ऑफ स्टाफ। मतलब देखें वो डोमिनेट तभी करेंगे जब वो हाईली स्किल्ड होंगे, अदरवाइज दे आर अनएबल टू डोमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन। Such as in the medical and legal industries, these organizations are often still bureaucratic with large number of rules and procedure, but decision making is decentralized with each individual staff member having significant independence and power. It can be very difficult for senior management to effectively control this sort of organizations। ठीक हो गया बात? तो 3 बातें हमने कर ली। सिंपल स्ट्रक्चर वेयर strategic apex dominates, machine bureaucracy where techno structure dominates, professional bureaucracy where operating core dominates। फिर क्या है जी? डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर, जहाँ पे मिडल लाइन जो कि
मैनेजर्स से वो डोमिनेट कर रहे हों। दिस क्लोजली मैच द डिविजनल स्ट्रक्चर मैंशनड अबव इन सेक्शन 1.3, जो जहाँ पे मिडल लाइन डिविजनल स्ट्रक्चर की तरह है। द हेड ऑफ ईच division, the middle line manager will have a great deal of control over the day-to-day operation and structure of their part of the business, with the directors will focus on big picture strategic planning। मतलब जब ये dominate कर रहे होंगे तो जो strategic apex होगा वो उनका काम क्या होगा, वो strategic planning कर रहे होंगे। फिर क्या जी, एडोक्रेसी, स्पोर्ट्स स्टाफ या ऑपरेटिंग कोर डोमिनेट। The focus within the advocacy is on innovation, making it more suitable than the other more formal structure for fast-moving, dynamic industries जो change हो रही हैं, high-tech pharmaceutical companies. Such organizations tend to create team or experts from different fields, and decisions are decentralized with power being allocated where it is needed within the organization. Standardization is not usually encouraged। मतलब यहाँ पे देखो ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वहाँ पे आप स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। आप अभी स्टैंडर्ड बनाएंगे, पता चलेगा जी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, प्रोडक्ट के फीचर्स चेंज हो गए। फिर क्या है जी, मिशनरी, जहाँ पे आइडियोलॉजी डोमिनेट करे। द मिशन एंड बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डोमिनेंट, with all employees action having to tie into the into this behavior or norms become standardized। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग 3 कहते हैं, आइसाबेल इज अ सुपरवाइजर एट अ फैक्ट्री which manufactures steel girders। Her role is to train new employees in how to use the machinery, as well as monitor staff to ensure they are performing their work in the most efficient manner। Isabel does not undertake any manufacturing work itself। ठीक है जी, ऑपरेटिंग टीम में नहीं है। According to Mintzberg organizational configuration model, which organization building block would Isabel be include? देखो, मैंने क्या कहा था, एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करें। ऑपरेटिंग भी नहीं है और स्ट्रैटेजिक भी नहीं है। अब दो बातें रह गई हैं, क्या वो सपोर्ट स्टाफ है या टेक्नो स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ से दोबारा पढ़ो, उसका काम है ट्रेन करना, ठीक है, उसका काम है मॉनिटर करना। तो इस ये काम किसका था, अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, डेवलप इन्फोर्स प्रोसीजर सिस्टम रूल्स। डेवलप भी करना, इन्फोर्स भी करना, इन्फोर्स करने में मॉनिटरिंग भी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच वन इज करेक्ट, टेक्नोक्रेट्स, टेक्नो स्ट्रक्चर, सपोर्ट स्टाफ नहीं है। सो हमने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख लिए। चलें जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। इस वीडियो की काफ़ी लेंथ हो चुकी है, ताकि आप जब बाद में पढ़ रहे हों तो फिर आपको, अगर ज़्यादा लंबी वीडियोस होती हैं तो आप देख नहीं सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में हम बाकी का जो पार्ट है वो करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।